हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमारा सेंट्रल बैंक का वो है बैंकर टू गवर्नमेंट। इस फंक्शन के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे नॉर्मल पब्लिक को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं तो वो देश के कमर्शियल बैंक के पास जाता है, जैसे कि लोन लेना हो, डिपॉजिट करवाना हो। ऐसे ही जब गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती है, फाइनेंशियल सर्विस चाहिए होती है, तो वो जाता है सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है। अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमेशा से, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, हमेशा से जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है फंड्स प्रोवाइड करके। जब जब गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ी है, लोन्स की जरूरत पड़ी है, तो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना काम सही तरीके से कर सके। खास करके जब बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट बेसिकली कब होता है? जब हमारे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके इनकम से इंक्रीज कर जाता है। तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है लोन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर था यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज। ठीक है। और उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 90 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर देखो 10 करोड़ रुपए डिफरेंस है, ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए है, ये सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देता है, ताकि उसको सपोर्ट जो है वो मिल सके। ठीक है। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सेंट्रल बैंक के पास अपना एक अकाउंट जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे नॉर्मल पीपल को अगर बैंकिंग सर्विस चाहिए तो उन्हें कमर्शियल बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, तभी तो वो लोन वगैरह ले सकते हैं या फिर डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी अपनी जो है अकाउंट्स ओपन करवाना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, ताकि उनकी जितने भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है या फिर डिपॉजिट करवाना है, वो आसानी से वो परफॉर्म कर सके। उसके बाद जो लेवल ऑफ सपोर्ट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट करेगी, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारा देश है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो, हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वहां पर जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो उसको थोड़ी सी कम सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप कर रही होती है, वो वो जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी वीक होती है, तो उसके लिए उसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है। तो सेंट्रल बैंक डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज होती है रिलेशनशिप, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। अगर देखो जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो उस केस में उसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा जितना डिमांड करेगी गवर्नमेंट। और अगर कंट्रोल कम है तो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होके काम कर सकता है। ठीक है। अब एज अ गवर्नमेंट बैंकर सेंट्रल बैंक कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला फंक्शन होता है मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब भी हमें गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो जाती है सेंट्रल बैंक के पास। कहाँ जाती है? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है। अब देखो, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या गवर्नमेंट को ऐसे ही लोन प्रोवाइड कर देगी बिना किसी सिक्योरिटी के? तो ऐसा नहीं होता है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से लोन लेना होता है तो एज अ सिक्योरिटी उन्हें बिल्स देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? बिल्स देने पड़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह का ये। और उसके अगेंस्ट ही सेंट्रल बैंक जो है लोन प्रोवाइड
करता है। ठीक है, तो जब हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्स प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक उस बिल के अगेंस्ट नई करेंसी इशू करके हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लोन प्रोवाइड कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब देखो मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट की एक प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा हम यहाँ पर लोन देते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक जितना ज्यादा लोन गवर्नमेंट को देता है, उतना ही देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो राइज होता है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है उसने पैसे का क्या करना है, उसको खर्च ही तो करना है। देखो देश की डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो वो पैसा गवर्नमेंट से किन के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा। लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो उससे चीजें खरीदेंगे, डिमांड करेंगे। जब डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो जो सेंट्रल बैंक होते हैं उन्हें हमेशा कंट्रोल रखना है कि हमें ना ज्यादा लैंडिंग यहाँ पर नहीं करनी है, मतलब कंट्रोल में रहकर ही लैंडिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट के एजेंट के तरीके से भी काम करता है, और जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिक डेट होते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करता है। अब पब्लिक डेट क्या होता है, तो सिंपली देखो जब गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पर कई तरीके से लोन ले सकता है। जैसे कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, उनसे लोन ले सकता है, या फिर वो सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है, या फिर वो तीसरा जनरल पब्लिक से भी यहाँ पर लोन ले सकता है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से लोन लेना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज इशू कर देती है। आपने कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की गई है, और वो सबसे ज्यादा सिक्योर भी मानी जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे ही सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में, पब्लिक उसको खरीदती है, जिससे पब्लिक से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो जो गवर्नमेंट है ये सिक्योरिटीज के माध्यम से पब्लिक से लोन जो है वो रेज करती है। अब जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के एजेंट के तरीके से काम करता है, और वो इन सिक्योरिटीज को इशू करने का काम और बाद में परचेज करने का काम जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो करता है। तो हमारे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो जो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारा जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पर इशू करता है, और उसकी सेल परचेज से रिलेटेड जितना भी काम होता है वही करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। हमारे देश की, ठीक है, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं जो कि उस देश की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो यहाँ पर हमारे जो देश की सेंट्रल बैंक है वो बनाती है। ठीक है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो देश की गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। दोनों पॉलिसी का जो रोल होता है, जो एम होता है, वो यही होता है कि देश के अंदर ना स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर लेकर आई जाए। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिसीज के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी वो फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलो किसी पॉइंट पर हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ऐसी है कि हमें देश के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो सके। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी इस तरीके की होनी चाहिए, यानी कि वो भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करने वाली होनी चाहिए। अब जिनको मनी सप्लाई का नहीं पता, तो सिंपली यहाँ पे बता दूं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरी इकोनॉमी के अंदर जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है बैंकों के पास, नॉर्मल पब्लिक के पास, उसे हम मनी सप्लाई जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो जब भी डिमांड वगैरह कम हो जाती है तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, ताकि हमारी कंट्री जो है फिर से ग्रोथ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हमारा कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। तो गवर्नमेंट के कई सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी मेंटेन करके रखता है हमारा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट रोल जो है वो क्या है, एडवाइजरी रोल। तो एडवाइजरी रोल के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ध्यान रखता है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारी कंट्री की, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, उसको यहाँ पर मॉनिटर करता रहता है, और उसके बेस पर गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ताकि गवर्नमेंट प्रॉपरली एक अच्छी पॉलिसी जो है वो बना सके और उसको इंप्लीमेंट करके देश की ग्रोथ जो है वो की जा सके। नेक्स्ट फंक्शन हमारा देखो क्या है, बैंकर टू बैंक। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल पब्लिक को बैंकिंग सर्विस चाहिए तो वो बैंकों के पास जाता है। जब बैंकों को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होती है, क्योंकि देखो इन्हें भी तो लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इन्हें भी सरप्लस अमाउंट को डिपॉजिट करवा के रखना होता है, तो ये कहाँ पे जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। कहाँ जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस की हम यहाँ पर बात करेंगे एज अ बैंकर्स बैंक। तो पहला है कस्टोडियन ऑफ रिजर्व। ठीक है, जनरली देखो जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं,
उनकी एक एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है अपने पास रिजर्व करके रखना है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसके बाद मान लो 100 करोड़ के डिपॉजिट है, तो इसका एक सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, एक सर्टेन परसेंटेज मान के चलो वो 10 करोड़ है, वो इसको अपने पास, ठीक है, रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और बाकी का पैसा वो लोन यहाँ पर दे सकता है। अब ये जो रिजर्व है वो इसीलिए मेंटेन किए जाते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो बैंकों के पास जो है पैसे फंड्स अवेलेबल हो, ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ सके, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, वो यहाँ पर कई सारे ऐसे रिजर्व जो कि कंपलसरी होते हैं बैंकों के लिए, उसको अपने पास मेंटेन करके रखता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो इंडिया के अंदर, ठीक है, जो हमारा CRR है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, ये कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व है हर कमर्शियल बैंक को, ठीक है, हर कमर्शियल बैंक को, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उसको आरबीआई के पास अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज, अभी ये 4.5% चल रहा है, वो डिपॉजिट करवा के रखना होता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो आरबीआई से लोन वगैरह ले सके, ठीक है। तो ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसको भी मेंटेन करने का काम जो है वो हमारे सेंट्रल बैंक जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिक्विडिटी प्रोविजन। अब लिक्विडिटी प्रोविजन का मतलब क्या है, तो अगर हम बैंकों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो जब, ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंक जो है अपनी जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको आसानी से टाइम पर जो है फुलफिल कर पाते हैं। देखो, जब बैंकों के पास डिपॉजिट्स आते हैं तो दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट, ठीक है। क्या होता है टाइम डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कि हमारी जो पब्लिक है उसकी डिमांड पे पेबल होते हैं, जैसे कि कस्टमर ने बोला कि मेरे पैसे वापस दो, तो बैंक को उसी टाइम उसको पैसा वापस करना पड़ता है। टाइम डिपॉजिट ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो कि एक फिक्स टाइम के लिए होती है, यानी कि जैसे 5 साल हो गए तो 5 साल पैसा बैंक के पास रहेगा, फिर उसे जैसे ही 5 साल ओवर हो जाएंगे तो वो पैसा पब्लिक को वापस कर देना होता है, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आते हैं, एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, चाहे डिमांड की बात करें या फिर टाइम पूरा होने पर, वो पैसा उसे पब्लिक को वापस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मेंटेन करनी जरूरी है, क्योंकि देखो अगर बैंक ये पब्लिक का पैसा वापस टाइम पे नहीं करता है, तो इससे पब्लिक का जो भरोसा है वो फाइनेंशियल सिस्टम से उठ जाएगा, और इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे देश के ऊपर पड़ेगा। तो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है बैंकों की, यानी कि जब बैंकों को शॉर्टेज आती है लिक्विडिटी की, उनके पास फंड्स नहीं होते हैं, तो टाइम पर उनको फंड्स प्रोवाइड कर देता है, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को, लाइबिलिटीज को आसानी से फुलफिल जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो बैंक जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक है, चाहे वो लोन पे चार्ज करते हैं या फिर डिपॉजिट्स पे करते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी सेंट्रल बैंक जो है वो करता है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली एक बेंचमार्क सेट करता है, और उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही बैंक अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इंडिया की, तो जो हमारा आरबीआई है ना, ठीक है, वो यहाँ पर बैंक रेट फिक्स करता है। बैंक रेट बेसिकली क्या होता है, वो रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई जो है, ठीक है, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को जो है लोन प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने आता है, तो आरबीआई उसको 4% इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये 4% क्या है, ये हमारा बैंक रेट होता है। अब कमर्शियल बैंक जनरली क्या करते हैं, इस बैंक रेट के हिसाब से ही अपना इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे देखो, अगर कमर्शियल बैंक को 4% पे जो है लोन मिला है, ठीक है, अब बैंक इसी पैसे को आगे नॉर्मल पब्लिक को लोन देना चाहती है, तो वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके मान के चलो 2%, 6% पे जो है वो यहाँ पर लोन दे देंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 6% हुआ, ठीक है। उसके बाद मान के चलो ये जो है इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 6% हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो एक बेंचमार्क जो है वो यहाँ पर फिक्स करता है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है। अब देखो, एक देश के अंदर बहुत सारी बैंकें काम कर रही होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो बैंक है वो आपस में कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपका अकाउंट है एचडीएफसी अकाउंट में, आपने एक्सिस बैंक का जो है वो चेक डिपॉजिट करवा दिया और आपको पेमेंट मिल गया, ठीक है। तो ऐसी जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, उनकी जो सेटलमेंट होती है वो भी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ही करता है। देखो, अगर मान के चलो एक एक्सिस बैंक का चेक था, यानी कि एक्सिस बैंक को 50,000 रुपए पे करने थे, पर जो कस्टमर जिसको चेक मिला था वो एचडीएफसी का कस्टमर था, तो उसने एक्सिस बैंक का चेक एचडीएफसी बैंक में डाल दिया। तो एचडीएफसी बैंक ने जो है एक्सिस बैंक के बिहाफ पर 50,000 रुपए कस्टमर को पे किया। अब एक्सिस बैंक को ये 50,000 रुपए किसे देने हैं, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को, ठीक है। तो इसको सेटल करवाने का काम हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो करता है। ये एक क्लियरिंग हाउस के तरीके से काम करता है, और जितने भी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है इनको सेटल करवाता है।
नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है जब किसी को कहीं से भी लोन नहीं मिलता तब ये लोन प्रोवाइड करता है। जनरली देखो हमारे देश के अंदर देखो, अगर हम अपने देश की एग्जांपल लें तो हमारी गवर्नमेंट हो गई या फिर हमारी बैंक हो गई, जब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है, ठीक है, उनको लोन की जरूरत है पर उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो लास्ट में जो सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई है, वो यहाँ पर उनको लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन होता है। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको बनाती है। जिनको मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब नहीं पता, तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो देश के अंदर जो मनी सप्लाई होती है उनको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब भी देश के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर पाते हैं इस पॉलिसी की हेल्प से, और जब भी डिक्रीज करना होता है तो वो इस पॉलिसी की हेल्प से इसको डिक्रीज कर देते। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कई सारे फंक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक को परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उससे मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहला देखो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेल परचेज करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के एजेंट के तरीके से काम करती है और उसकी जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सेल परचेज जो है वो करती है। ठीक है, तो मनी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के कहने पर सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल भी करती है और उसको यहाँ पर परचेज भी करती है। अब इसका मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटीज है उसकी सेल होती है, ठीक है, सिक्योरिटीज की सेल होती है, तो मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखो, जब सिक्योरिटीज की सेल होती है यानी कि आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज की सेल की, सेल करने से क्या हुआ, जो नॉर्मल पब्लिक है उसने इसको परचेज किया। ठीक है, तो जब सेल हुई है तो नॉर्मल पब्लिक से पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया, यानी कि इकोनॉमी से हमने पैसा निकाल लिया। तो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, और अगर मान के चलो जो सिक्योरिटीज उसकी परचेज की जाती है आरबीआई के द्वारा तो हमारी मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब कभी हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन आता है यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जो आरबीआई होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल कर देता है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जा सके, और डिफ्लेशन आ जाता है तो परचेज कर लेता है ताकि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो को, जिसको हम शॉर्ट में सीआरआर भी कहते हैं। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो के अंदर हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जो है रिजर्व करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब सीआरआर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो मान के चलो हमारे यहाँ पर कंट्री ए है, ठीक है, वहां पर जो सीआरआर है वो कितना है, 10% है। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो एक बैंक है, ठीक है, यहाँ पर एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, बैंक का नाम क्या है, यहाँ पर बी बैंक है ना। तो इसके पास टोटल यहाँ पर कितने डिपॉजिट आते हैं, 100 करोड़ रुपए। 10% यहाँ पर सीआरआर यानी कि इसका 10%, इसे 10 लाख रुपए किसके पास रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, अब इसके पास रिजर्व करने के बाद पैसा कितना बचा लोन देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपीज, है ना। उसके बाद क्या हुआ, सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, मान के चलो ये 20% हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख से बढ़ के 20 लाख हो गया, यानी कि अब बैंकों के पास कितना पैसा बचा, 80 लाख रुपए ही पड़ा। तो अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो उससे जो मनी सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम होता है, फिर लोगों को लोन कम मिलता है और मनी सप्लाई कम हो जाती है। और इसका अगर ऑपोजिट कर दिया जाए, सीआरआर कम कर दिया जाए तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा जो है वो लोन देने के लिए बच जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो आरबीआई के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज रिजर्व करके रखना पड़ता है। पहले ये जो रेट था वो 15% था, पर 2002 के अंदर नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन को मानकर इसे कम करके 5% कर दिया, और आज के टाइम में आप लगभग देखोगे तो 4.5% सीआरआर चल रहा है। उसके बाद क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में एसएलआर यहाँ पर कहते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, तो सिंपली देखो जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी कमर्शियल बैंक्स होती है ना, उनको अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि बैंकों की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर मेंटेन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट जो है वो बैंक को करनी पड़ती है।
पेमेंट उसको करनी पड़ती है, चाहे कस्टमर की डिमांड पे या टाइम पूरा होने पे। तो बैंकों के पास पैसा रहे, ठीक है, पैसा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट है कि जो भी डिपॉजिट आएंगी उसका कुछ हिस्सा इनको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, या तो कैश या फिर ऐसी सिक्योरिटीज, ठीक है, या फिर गोल्ड के फॉर्म में जो कि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आए तो उसकी पेमेंट वो जल्दी से जल्दी जो है वो कर दे। क्लियर है? तो एसएलआर के अंदर जो बैंक हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट हिस्सा अपने पास ही जो है लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो जो एसएलआर है वो सीआरआर के तरीके से ही काम करता है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एसएलआर है वो कम है, तो मनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा लोन देने के लिए, और एसएलआर ज्यादा है तो बैंकों के पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैंक रेट पॉलिसी। तो बैंक रेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो बैंक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो जिस रेट पर लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो आरबी जो सेंट्रल बैंक है वो इस रेट को बढ़ा या कम करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि देखो क्या होता है, एग्जाम्पल से अगर आप समझो, तो अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसका बैंक रेट 5% है, ठीक है, तो 5% पे लोन मिलेगा किसे, एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, तो मान के चलो जो बैंक है उसने 5% उसको लोन सस्ता मिल रहा है, तो वो ज्यादा लोन लेगा, मान के चलो वो 100 लाख रुपए का लोन ले रहा है आरबीआई से। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, 10% हो गया, यानी दुगना हो गया। अब इसको लोन महंगा पड़ने लग गया, तो इसने लोन की डिमांड कम कर दी, 50 लाख रुपए यहाँ पर डिमांड जो है वो कर दी। तो आप देखोगे कि बैंक रेट कम था तो मनी सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि बैंकों ने ज्यादा लोन लिया आरबीआई से, और उस आगे चलकर लोगों को भी ज्यादा लोन मिला। पर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ गया, तो बैंकों ने लोन की डिमांड कम कर दी, पैसा कम बचा लोन देने के लिए, और उन्होंने लोन भी यहाँ पर कम ही दिया सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शन, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी इशू एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोई भी कंट्री हो वहां पर करेंसी इशू करने का काम जो है वो हमारी सेंट्रल बैंक का ही होता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक्स होते थे वो यहाँ पर अलग अलग तरह की करेंसी इशू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता था, देश के अंदर कंफ्यूजन आती थी। लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन सी करेंसी ज्यादा अच्छी है, कौन सी करेंसी वैलिड है, कौन सी नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जिसका नाम है सेंट्रल बैंक, वो हमने स्टैब्लिश की, और सारा का सारा जो इशू करेंसी इशू का करने का काम है वो इसी को यहाँ पर जो है दे दिया, यानी कि इसके पास मोनोपोली है। देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही जो है वो करेंसी इशू कर सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया की बात की जाए तो करेंसी इशू करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, जितने भी बैंक नोट्स आप देखते हो वो आरबीआई ही इशू कर सकता है, और कोई इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे का पर्पस क्या था, तो सिंपल सा पर्पस था कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, मतलब पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी हो, जिससे लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बने, उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो ना हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन करेंसी इशू, मतलब कि करेंसी इशुएंस कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे यहाँ पर डेवलप हुआ। तो पहले देखो क्या होता था कि करेंसी नोट नहीं होते थे, जैसे आपने अभी आप बैंक नोट देखते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो नहीं होता था। पहले क्या किया जाता था, प्रोमिसरी नोट जो है इशू किए जाते थे। प्रोमिसरी नोट के अंदर हमारे जो बैंक्स होते थे, कमर्शियल बैंक्स होते थे, वो यहाँ पर गोल्ड या फिर सिल्वर उसकी सिक्योरिटी लेकर सामने पर्सन को प्रॉमिस करते थे। ठीक है, उस प्रोमिसरी नोट के अंदर प्रॉमिस करते थे कि ये अमाउंट जो इस प्रोमिसरी नोट पे लिखी है बैंक सामने वाले पर्सन को पे करेगा। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर एक बैंक है एक, ठीक है, यहाँ पर एक राम पर्सन इसके पास आता है, ठीक है, गोल्ड देता है कितने वैल्यू की, 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये जो बैंक है वो क्या करेगा, इस गोल्ड की सिक्योरिटी लेकर एक प्रॉमिसरी नोट इशू करेगा जिसके ऊपर 10 लाख रुपए लिखे हैं, और प्रॉमिस करेगा इसको कि ये 10 लाख रुपए मैं आपको जो है यहाँ पर पे करूंगा। तो पहले प्रॉमिसरी नोट जो है यहाँ पर इशू किए जाते थे, जिसके लिए गोल्ड और सिल्वर की सिक्योरिटी रखी जाती थी। उसके बाद देखो हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम आ गया था। देखो इसमें क्या होता था कि बैंक ने जितनी गोल्ड आई है उतना उसको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता था। मतलब कि अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन आया तो वो 10 लाख रुपए का गोल्ड उसको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता था, ताकि सामने वाला पर्सन अगर पैसा लेने आए तो वो उसको पैसा जो है वो दे सके। ठीक है, जिसकी वजह से बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम पड़ता था। इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जो है लेकर आया गया। इसमें क्या होता है कि बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका एक सर्टन परसेंटेज ही उन्हें रिजर्व करके रखना पड़ता है, बाकी का पैसा वो लोन दे सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मान के चलो बैंक को 100 लाख रुपए का डिपॉजिट है, उसको सिर्फ 10% अपने पास रिजर्व करके रखना है, यानी कि हमारा 10 लाख रुपए से रिजर्व करके रखना है, बाकी 90 लाख रुपए से वो लोन यहाँ पर दे सकता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम।
उसके बाद करेंसी कंपोजिशन और डिजाइन, तो करेंसी कैसी होगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, प्रिंटिंग कैसे होगी, है ना, स्टोरेज कैसे की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी, ये जो डिसाइड करता है वो हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। उसके बाद अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो आज के टाइम में भी चाहे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जा रहे हैं, पर आज के टाइम में भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर करेंसी का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इनोवेटेड नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, तो लोग आज भी वहां पर नोट्स का ही यूज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है, तो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू देश के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको क्लियर किया जाता है, उनको सेटल किया जाता है, चाहे हमें फंड ट्रांसफर करना हो या फिर हमें किसी भी तरह की पेमेंट करने हो या फिर पेमेंट रिसीव करना हो, ये सभी सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू ही सेटल जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो बेसिकली एक नेटवर्क है इंस्टीट्यूशंस का, टेक्नोलॉजीज का और रूल्स का, जो कि देश के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सही तरीके से सिक्योरिटी के साथ सेटल करने का काम जो है वो करते हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसके अंदर हमारी बैंक से आती है, एनबीएफसी जाती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारा जो सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन है वो सिस्टम आ जाता है। रूल्स की बात करें तो जो हमारे बैंकिंग रूल्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इन सभी से मिलकर हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनता है और इसके थ्रू ही जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको सेटल जो है वो किया जाता है। तो आज के टाइम में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन देखते हो, ठीक है, वो इसी सिस्टम के थ्रू सेटल होता है और इसको कंट्रोल करने का काम, इसको मैनेज करने का काम भी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो ही करता है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका रोल क्या होता है, तो पहला जो रोल है वो क्या है, ओवरसाइट एंड रेगुलेशंस, यानी कि हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको उसके ऊपर मॉनिटरिंग करने का काम कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको रेगुलेट करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ताकि हमारे जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सके, सिक्योरिटी आ सके और वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो देश के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इजीली जो है वो पूरी हो जाती है, सेटल हो जाती है। जैसे एग्जांपल इंडिया की, तो आरबीआई ने रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी पर्सन को किसी भी जगह से फंड ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है, यानी कि आपने जैसे ही अपने अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में भेजे हैं तो उसी टाइम आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो है वो चला जाता है। तो आरबीआई ने बेसिकली एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया ताकि जो फंड ट्रांसफर है वो सही तरीके से हो सके। उसके बाद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की मॉनिटरिंग करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। मॉनिटरिंग करने से उसे पता लगता है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जिनकी वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनको लॉस हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक जो है मॉनिटरिंग करने के बाद उस इश्यूज को फाइंड आउट करने के बाद उसको सॉल्व करने का काम करता है, ताकि हमारा जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर सके। उसके बाद क्या है, प्रमोशन प्रमोटिंग इनोवेशन, तो इनोवेशन लेकर आना, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके पेमेंट एंड सेटलमेंट यहाँ पर करना, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट हो सके, सिक्योरिटी इनहांस हो सके और जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है, तो हमारे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो देश के दूसरे जो दूसरे देश होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ताकि हमारी टेक्नोलॉजी को, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को बाहर के देशों में भी जो है डेवलप किया जा सके। तो इसके अंदर होता क्या है, तो जनरली अगर आप एग्जांपल देखोगे तो आरबीआई ने यूपीआई को प्रमोट करने के लिए कई सारे देशों के साथ जो है एग्रीमेंट किए हैं, ताकि यूपीआई को ज्यादा से ज्यादा जो है पहचान मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, तो हमारी करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है। तो सबसे पहले इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है इसका मतलब समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि सेंट्रल बैंक का उसमें क्या रोल होता है, ठीक है। तो इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है, तो सिंपली देखो, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस करेंसी की क्या वैल्यू है उसी को हम इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी कहते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो रुपीज है, ठीक है, उनकी वर्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की, इंटरनेशनल मार्केट की नहीं बात की जा रही है, इंडिया में इस रुपीज की क्या वर्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ रुपीज इन इंडिया, ठीक है। अब जनरली देखो क्या होता है कि हमारी जो रुपीज की पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर है, वो समय के साथ कम होती गई है, जिस वजह से देश के अंदर इन्फ्लेशन आया है, तो जो रुपीज है उसकी परचेजिंग पावर वर्थ जो है वो कम होती गई है। जैसे
पहले अगर 1 रुपए किलो मिल्क मिलता था, तो आज आप देखोगे 40 रुपए किलो मिल्क यहाँ पर मिलता है। तो आप देखोगे कि हमारे रुपीस की जो वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू, वो काफी डिक्रीज हो चुकी है। तो इस इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने का काम भी हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो जो करेंसी की परचेजिंग पावर है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, महंगाई बढ़ने से, जैसे मान के चलो, अगर पहले आपके पास 100 रुपीज थे, ठीक है, आप यहाँ पर 10 बिस्किट के पैकेट खरीद पाते थे, क्योंकि उस बिस्किट का प्राइस 10 रुपीज था। ठीक है, पर इन्फ्लेशन आने से इस बिस्किट का पैकेट 20 रुपए हो गया। अब इसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए हैं आपके पास, आप 5 बिस्किट के पैकेट ही यहाँ पर खरीद रहे हैं। यानी कि इन्फ्लेशन आने से आपकी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है, जो वर्थ है, वो यहाँ पर कम हो गई है। तो सेंट्रल बैंक इस इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रेट मैनेजर, देश के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी मैनेज करता है, ताकि जो बोर्विंग है, स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको कंट्रोल जो है वो किया जा सके, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। जब कभी बोर्विंग कम हो जाती है, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है, ताकि बोर्विंग और बढ़ सके और स्पेंडिंग जो है इंक्रीज हो सके। उसके बाद मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन लेवल हो गया, है ना, उसको मॉनिटर करने का काम सेंट्रल बैंक करता है, ताकि उसके हिसाब से वो एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सके, ताकि इन्फ्लेशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि बार बार वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस चीज को दूर करने के लिए जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आता है, मतलब इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अब एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होता है, तो सिंपली देखो, एक पर्टिकुलर करंट कंट्री की करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, उसे ही हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, तो इंडिया की रुपीस की इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, आप रुपीस का यूज करके इंटरनेशनल मार्केट में कितना सामान जो है वो खरीद सकते हो, कितनी वर्थ का सामान खरीद सकते हो, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, अब एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी को मेंटेन करके रखना, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो आरबीआई कोशिश करता है कि जो करेंसी की वैल्यू, रुपीस की वैल्यू है, वो ज्यादा कम ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अब देखो, जब हम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी को कैलकुलेट करते हैं और उसको मेंटेन करने की बात करते हैं, तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सचेंज रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसके ऊपर आप एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारे इंडिया की जो 80 रुपीज है, ठीक है, वो इक्वल है $1 के, ठीक है, $1 के, अमेरिकन डॉलर के। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक्सचेंज रेट है, यानी कि आप इस रेट पर रुपीस को डॉलर में और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको $1 चाहिए, तो आपको 80 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसी से आपको अपनी करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसके बारे में पता लगता है। तो जैसे जैसे हमारे इतिहास की बात की जाए, तो अलग अलग तरीके थे यहाँ पर एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के, किसी देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कौन ज्यादा वैल्यूबल है, वो कंसीडर करने के लिए कई सारे डिटर्मिनेशन रेट हमने यहाँ पर लेकर आए, यूज किए हैं। तो पहला देखो जो है, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड इरा। इसके अंदर जो हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू थी, वो गोल्ड के साथ जो है डिसाइड की जाती थी। यानी कि एक कंट्री के अंदर गोल्ड रिजर्व्स कितने हैं, वो डिटरमाइन करेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कैसी कितनी है। ठीक है, अगर कोई देश है वहां पर गोल्ड के रिजर्व ज्यादा है, तो उसकी करेंसी की जो वैल्यू होगी वो दूसरी कंट्री के करेंसी से ज्यादा होगी। और अगर कोई ऐसा देश है जहां पर गोल्ड रिजर्व्स कम है, सोना कम है, तो उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक है, पर हालांकि इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी दूसरा मेथड जो है लेकर आया गया था। इसके अंदर क्या होता था, हम कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर को जज करते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर करेंसी की परचेजिंग पावर कैसी है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि उस करेंसी की वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल ये मान के चलो, हमारे यहाँ पर इंडिया इंडिया है, उसमें एक पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट, ठीक है, बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का मिलता है। ठीक है, और यही बिस्किट का पैकेट, सेम बिस्किट का पैकेट यूएसए के अंदर या फिर इंटरनेशनल मार्केट में 1 USD का मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यूएसडी जो हमारी यूएसए की है, ठीक है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा है इंडिया से। और कितनी ज्यादा है, 10 गुना। क्या है, 10 गुना। यानी कि $1 10 रुपीज के बराबर यहाँ पर है। तो इस केस में यूएसडी, ठीक है, यूएसडी की जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा होगी। तो इसमें हम कंट्रीज की जब भी करेंसीज की कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
तो हम बेसिकली उनकी परचेजिंग पावर को जो है जज करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई सारे प्रॉब्लम थे, जैसे कि बहुत सारे कमोडिटीज थी, कैसे आप उसके प्राइजेस को जो है वो कंपेयर कर पाए, तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी थी। उसके बाद क्या है, क्लोनियल इरा एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो दूसरे देश थे, ठीक है, जो है कॉलोनियल इरा के अंदर ऐसे देश जो कि दूसरे देश के ऊपर राज करते थे, जैसे कि हमारे जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के ऊपर राज करते थे, वो अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड करते थे अपने बेनिफिट के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। यानी कि वो एक्सचेंज रेट इस तरीके से डिटरमाइन करते थे कि उनकी करेंसी की वैल्यू जो है दूसरी करेंसी से ज्यादा हो सके, ताकि उनको सस्ता सामान जो है वो मिल सके, ठीक है। तो इस कॉलोनियल इरा के अंदर जो ब्रिटिश एम्पायर था, ठीक है, वो काफी राइज हुआ था, ठीक है। अगर हम 17 और 18 सेंचुरी की बात करें, जिसकी वजह से उसकी जो करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, वो काफी स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है वो मानी जाती थी। हालांकि समय के साथ ये भी यहाँ पर खत्म हो गया था। उसके बाद देखो क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर कोशिश की गई थी कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स रहे, क्या रहे, यहाँ पर फिक्स रहे। तो इसके अंदर हमने करेंसी की जो वैल्यू थी वो गोल्ड के साथ जो है लिंक्ड कर दी थी, क्या कर दी थी, यहाँ पर गोल्ड के साथ लिंक्ड कर दी थी। इस सिस्टम के अंदर एक करेंसी की वैल्यू क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करती थी कि उस करेंसी से हम गोल्ड की कितनी वैल्यू जो है वो खरीद पाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, अगर हमारे देश के अंदर इंडिया की बात की जाए, तो हम यहाँ पर जो है 10,000 रुपीज से 10 ग्राम सोना जो है खरीदते हैं, और यूएसडी के अंदर 1,000 यूएसडी से 10 ग्राम सोना खरीदा जाता है। तो यहाँ पर हम जो है मानेंगे कि जो यूएसए की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज। तो एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी गोल्ड कितना खरीद पाती है, उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो कितना डिटरमाइन होगा। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिस्टम भी हमारा जो है वो कोलैप्स हो गया था, ये सिस्टम भी खत्म हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं द एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1997, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1997 के अंदर हमारा जो एशिया रीजन है उसके अंदर जो है एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो जनरली हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, जैसे कि थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, साउथ कोरिया होगा, मलेशिया होगा, फिलीपींस हो गया, ऐसे देशों में ज्यादा जो है वो देखा गया था, ठीक है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर इन सभी कंट्रीज की जो करेंसी थी उनकी डीवैल्यूएशन हुई थी, उनकी जो वैल्यू हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में वो कम हो गई थी, इनके जो स्टॉक मार्केट थे वो कोलैप्स हो गए थे, हाई लेवल ऑफ कॉर्पोरेट डेट यहाँ पर हो गया था, गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी सारा यहाँ पे जो है वो डेट आ गया था। बहुत भयंकर क्राइसिस यहाँ पे जो है देखने को मिला था, जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो है इन देशों के ऊपर पड़ा था, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्राइसिस के पीछे रीजंस क्या थे, क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से ये क्राइसिस यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ क्राइसिस की, इस क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो यहाँ पे देखो इस क्राइसिस की शुरुआत जो है 2 जुलाई 1997 के अंदर थाईलैंड के अंदर हुई थी। थाईलैंड ने क्या किया था, अपनी जो करेंसी है उसको डी वैल्यू कर दिया था यूएस डॉलर के अगेंस्ट। डी वैल्यू का मतलब है कि थाईलैंड ने क्या किया, अपनी जो होम करेंसी थी उसकी वैल्यू को डॉलर के मुकाबले जो है वो कम कर दिया था, ताकि जो उसके एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए, और इतने ज्यादा खत्म हो गए कि फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस जो है वो देखने को मिला। धीरे धीरे करके थाईलैंड की जो करेंसी है, इक्विटी है, प्रॉपर्टी है, वो काफी यहाँ पर जो है वीक हो गई थी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैंकिंग क्राइसिस जो है वो देखने को यहाँ पर मिला था, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये जो क्राइसिस है वो मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया देशों में भी पड़ा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इनकी भी जो करेंसी है वो मार्केट प्रेशर की वजह से काफी जो है वो वीक हो गई, काफी जो है वो कमजोर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके पीछे के कॉजेस क्या थे। तो सिंपली देखो ये जो देश थे 1980s और 1990 यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने से पहले काफी डेवलप हो रहे थे, इनकी काफी यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी, इनके एक्सपोर्ट काफी यहाँ पर जो है इंक्रीज हुए थे। पर इन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो यहाँ पर आया। तो पहला जो इंपॉर्टेंट डिसीजन था वो था करेंसी पैक और फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो सिंपली देखो, जब एक कोई देश अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरे देश की करेंसी के अगेंस्ट फिक्स कर लेती है तो उसी को हम करेंसी पैक जो है वो कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझो, तो देखो जो हमारी थाईलैंड थी
उसने अपनी जो होम करेंसी थी, ठीक है, होम करेंसी थी, उसको यूएसडी डॉलर के अगेंस्ट फिक्स कर लिया था। यानी कि मान के चलो हमारी थाईलैंड की जो करेंसी की वैल्यू 35 × 1 यूएसडी थी। तो इन्होंने क्या किया था, इसको फिक्स कर लिया था, हमेशा हमारी जो करेंसी की वैल्यू होगी वो इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब गवर्नमेंट का इसके पीछे जो रीजन था, एक था वो ये था कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रही है एक्सचेंज रेट की वजह से, उसको कम किया जा सके, इसको फिक्स करने के पीछे, फिक्स करके, ठीक है, ताकि हमारे जो बिजनेसमैन है उनको सिक्योरिटी जो है वो मिल सके। तो जितनी भी ट्रेडिंग होती थी वो इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही होती थी। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि यूएसए में जो भी यहाँ पर एक्सटर्नल शॉक्स आते थे, यानी कि यूएसए की इकोनॉमी में जो भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो थाईलैंड के ऊपर जो है वो पड़ने लग गया था। इसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लगी थी। इसकी वजह से ये जो क्राइसिस है वो यहाँ पर आया था। उसके बाद क्या है, वीक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थी ना, वहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही थी वो काफी वीक थी, और इनको प्रॉपर्ली रेगुलेट भी नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रिस्की लैंडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म की। यानी कि ऐसे वेंचर जो कि बहुत ज्यादा रिस्की थे, उनको लोन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इन बैंकों का सारा जो पैसा है वो डूब गया, ठीक है। तो प्रॉपर रेगुलेशन ना होने की वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी सही ना होने की वजह से भी एक क्राइसिस जो है वो आया था। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोस, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज थी, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ऐसे बनाए थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ पर आए, मतलब कि बहुत ज्यादा लिबरलाइज रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे जो है वो बनाए थे, जिसकी वजह से इनके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आई, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी वोलेटाइल होती है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इस शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इसके इकोनॉमी में एक तरह से पहले तो बहुत पैसा हो गया, फिर अचानक से इन्वेस्टर ने अपना पैसा जो है वो निकाल लिया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर क्राइसिस जो है वो आ गया। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल शॉक्स एंड एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। अब क्योंकि देखो ये जो कंट्रीज थी वो ज्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, इनकी जो ग्रोथ थी वो एक्सपोर्ट से ही हो रही थी। तो जब एक्सटर्नल शॉक्स आए, जैसे कि यूएसए में ग्रोथ हुई, ठीक है, तो जो यूएसए के एक्सपोर्ट्स थे वो इंक्रीज हो गए, लोग उनसे सामान खरीदने लगे, जिसकी वजह से इनके जो एक्सपोर्ट्स है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, डिक्लाइन हो गए, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ रही थी भी यहाँ पर रुक गई थी। उसके बाद कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस देखने को मिले, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट काफी देखने को मिला था। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जब किसी देश के इंपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जिसे माने कि चलो थाईलैंड देश है, ठीक है, उसके इंपोर्ट थे यहाँ पर 1000 करोड़ के, और जो एक्सपोर्ट थे वो कितने थे यहाँ पर 900 करोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 100 करोड़ का डिफरेंस है, ये जो हमारा 100 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब इस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से क्या हुआ कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डेट जो है वो लेना पड़ा, क्योंकि देखो इंपोर्ट के लिए ये जो 100 करोड़ रुपए ज्यादा है, उसके लिए पैसा तो उन्हें चाहिए ना, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी जो बजट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इनकी इनकम कम हो गई, पर इनके जो एक्सपेंडिचर थे वो लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, तो बजट डेफिसिट काफी जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, हमने यहाँ पर मीनिंग समझा, कॉजेस समझे। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, ठीक है। तो पहला जो इम्पैक्ट था, इनकी जो करेंसी है इन देशों की वो काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई। जैसे कि आप थाई बात की बात करें तो ये थाईलैंड की करेंसी है, तो पहले इसकी जो वैल्यू थी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 26 थी, यानी कि 26 थाई बात के इक्वल हमारा 1 यूएसए आता था। पर इस क्राइसिस के बाद ये कितना हो गया, 53 हो गया, यानी कि आप देखोगे कि 50% इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पर साउथ कोरियन वन, ठीक है, साउथ कोरियन वन, इसमें क्या है, ये हमारी साउथ कोरिया की कंट्री है। तो पहले जो इसकी वैल्यू थी वो क्या थे, 900 इजिकल टू हमारा 1 यूएसए, ठीक है। पर यहाँ पर 1997 के अंदर ये जो थी वो इंक्रीज हो गए 1695 जो है हो गई थी। उसके बाद क्या है, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है, तो ये हमारी इंडोनेशिया की जो है वो करेंसी है। तो पहले इसकी जो वैल्यू थी वो 2400 इज इक्वल टू 1 यूएसडी थी, पर 1998 के अंदर ये इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 14,900, मतलब बहुत ज्यादा जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, रिसेशन आ गया,
और जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुई। तो मतलब इन कंट्रीज के अंदर रिसेशन देखने को मिला, जिनसे इनकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो भी यहाँ पर काफी कम हो गई। तो पहले अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इनकी जो जीडीपी थी वो 4.7% थी 1997 में, पर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ये -13.1% हो गई। उसके बाद फिलीपींस की बात की जाए तो पहले ये कितनी थी 5.2%, पर बाद में ये खत्म माइनस में आ गई, 0.5% आ गई। ठीक है। उसके बाद अगर हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी 7.3%, और ये 1998 में -7.4% जो है हो गई थी। उसके बाद क्या है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की भी जीडीपी काफी कम हुई थी, 6.2% से कम होके -5.1%। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन लर्न, यानी कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से ये जो कंट्रीज थे उन्होंने कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो लर्न किए थे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट लेसन था वो था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमें ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो रखना है, हमें करेंसी पैक जो है वो नहीं करनी है। जैसे जैसे हमारे देश की ग्रोथ होगी उस हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज या फिर जो है डिक्रीज होगी। साथ ही साथ पॉलिसी में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, उनको यहाँ पर कम किया जा सके। उसके बाद जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको हमें स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो लोन देने से पहले प्रॉपर रिस्क एनालिसिस कर ले और रिस्की वेंचर को लोन प्रोवाइड ना करे। साथ के साथ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने, ताकि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके, यानी कि मतलब कई बार होता है ना कि बैंक अपनी मर्जी करते हैं, तो वो ना करने दिया जा सके, इनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाया जा सके। उसके बाद क्या है रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल, तो हमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल है उसके ऊपर जो रिलायंस है वो कम करनी, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, ये वॉलेटाइल काफी ज्यादा होती है। तो इसके ऊपर हमें डिपेंडेंस खत्म करनी है, यानी कि इससे हमें ग्रोथ नहीं करनी, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अपने देश के अंदर अट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है इंप्रूविंग इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, तो हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं वो जो भी बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आई, जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर जो है वो लेकर आया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल बैंक फंक्शन है उसका पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 जो है वो कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरा कि सेंट्रल बैंक जो है बैंकों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद तीसरा करेंसी इशू करता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज करता है। ऐसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो आपने यहाँ पर इस लेक्चर को अच्छे से यहाँ पर स्टडी करना है, और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर अभी भी कोई भी डाउट है तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए, ताकि जल्दी से जल्दी उस डाउट को जो है वो क्लियर किया जा सके। और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको क्लियर हो चुका है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा दें कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप अच्छे से सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIDF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इस ऑफर को ना गवाएं और हमारे कोर्स में एनरोल जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम कब है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।